बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 22। राधिका और किशन सिंह एक रोज शहाबुद्दीन के लश्कर में दाखिल हुए। दोनों बहन भाई जब शहाबुद्दीन के खेमे में दाखिल हुए तो शहाबुद्दीन ने अपनी जगह से उठकर दोनों बहन भाई का इस्तकबाल किया। दोनों आगे बढ़कर जब नशिस्तों पर बैठ गए तब शहाबुद्दीन ने उन्हें मुखातिब किया। आज दोनों बहन भाई इकट्ठे आए हैं। तुम दोनों का यूं आना मैं समझता हूं किसी वजह और इल्लत के बगैर नहीं है। जवाब में एक गहरी निगाह किशन सिंह ने अपने पहलू में बैठी राधिका पर डाली, फिर कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे मोहतरम, इन दिनों मेरी बहन के जहन में धर्म के सिलसिले में एक खलजान और हिजान उठा हुआ है। उसी के सिलसिले में हम दोनों बहन भाई आपकी तरफ आए हैं। अगर आपको जहमत ना हो तो आपके लश्कर में जो आपके मजहबी पेशवा होते हैं, क्या मेरी बहन की मुलाकात उनसे हो सकती है? किशन सिंह के खामोश होने पर शहाबुद्दीन ने आवाज देकर किसी को बुलाया, जिसके जवाब में एक लश्करी खेमे के दरवाजे पर आकर रुका, जिसे देखते ही शहाबुद्दीन कहने लगा, देखो क्या काजी हस्सामुद्दीन इस वक्त अपने खेमे में है? अगर हैं तो वापस आकर मुझे बताओ। वो लश्करी वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद लौटा और शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, काजी साहब इस वक्त अपने खेमे में मौजूद हैं। ये जवाब सुनकर शहाबुद्दीन उठ खड़ा हुआ और किशन सिंह और राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। काजी साहब इस वक्त अपने खेमे में हैं। मैं उनसे आप दोनों का तारुफ करा देता हूं, वहीं बैठ जाएंगे। राधिका ने जो कुछ पूछना होगा वो पूछ लेगी। शहाबुद्दीन के जवाब पर राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई खुश हुए थे। फिर तीनों खेमे से निकले, एक खेमे में दाखिल हुए थे। अंदर लश्कर के काजी हस्सामुद्दीन बैठे हुए थे। जब वो तीनों खेमे में दाखिल हुए तो अपनी जगह से उठकर उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। किशन सिंह और शहाबुद्दीन से पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया। तीनों को बैठने के लिए कहा। शहाबुद्दीन ने पहले किशन सिंह और राधिका का उनसे तारुफ कराया, फिर काजी हस्सामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये बच्ची जिसका नाम मैंने आपसे राधिका कहा है, यूं जाने ये मेरी बहन है। ये आपसे दीन धर्म से मुतालिक कुछ पूछना चाहती है। शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि काजी हस्सामुद्दीन ने राधिका की तरफ देखा, फिर इंतहाई शफकत में कहने लगे, बच्ची जो कुछ तू पूछना चाहती है पूछ। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर राधिका ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, काजी साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मर्दुम परस्ती गुनाह है, और क्या मर्दुम परस्ती और देवता परस्ती सिर्फ हमारे धर्म में है, और क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए या नहीं? मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है। इसका जब जवाब मिलेगा तो फिर मैं देखूंगी कि अपनी तसल्ली के लिए मुझे कोई और सवाल करना चाहिए या नहीं। राधिका के उस सवाल पर काजी हस्सामुद्दीन ने अपने होंठों पर जबान फेरी। लम्हा भर के लिए हल्का सा तबस्सुम भी उनके चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर कहने लगे, बेटी इंसान परस्ती और इंसान की पूजा करना, इंसान को खालिक और राजिक समझना, इंसान के आगे सर झुकाना हमारे यहाँ गुनाह कबीरा है, हराम है। मेरी बच्ची, जमाना कदीम में मुर्दा इंसानों की पूजा की जाती थी। रूह के बारे में कदीम इंसानों का यह अकीदा था कि वो अपनी मर्जी की मालिक है और जब चाहे जिस्म में वापस आ सकती है, जिसके नतीजे में लोग मुर्दों से खौफ महसूस करने लगे कि न जाने वो रूह अपने मुर्दे में आकर कब मुर्दा जिंदा होकर वापस आ जाए। इसलिए वो उन मुर्दों की जरूरियात मादी उनकी कब्रों पर रख देते थे। बल्कि अगर कोई सरदार या बुजुर्ग मर जाता तो उसकी बीवी और गुलामों को भी कत्ल करके उसके साथ ही दफन कर दिया करते थे। मुर्दों से डरना और दुनियावी मसाइब को उनकी तरफ मंसूब करना जब शुरू हुआ तो नतीजा ये निकला कि मुर्दों को लोग माफूकुल फितरत कुव्वत तस्लीम करने लगे। कदीम इंसान को बहुत जल्द अपने फानी होने का एहसास हो गया। खौफ और नीस्ती ने उसे जिंदा इंसान के एहतराम और परस्तिश की तरफ माइल किया। खुसूसन ताकतवरों और सरदारों को माफूकुल फितरत कुव्वत का मालिक समझा जाने लगा। यह एहतराम इस कदर बढ़ा कि उनकी तरफ देखना, उनकी नशिस्त पर बैठना बेअदबी और हराम करार दिया गया। सरदारों के साथ साथ पंडितों, काहिनों और जादूगरों की परस्तिश का भी रिवाज आम हो गया। यहाँ तक कहने के बाद काजी हस्सामुद्दीन रुके, फिर वो अपनी बात को बढ़ाते हुए कह रहे थे, बेटी इंसान परस्ती का बाकायदा आगाज तो मिस्र से हुआ। उनके यहाँ देवताओं के साथ साथ मुर्दा परस्ती भी राइज थी। ये मुर्दा परस्ती आगे चलकर इंसान परस्ती में तब्दील हो गई। मिस्र के बादशाह खुद को सूरज देवता का मजहर समझते थे। बादशाह के जिस्म को देवताओं का जिस्म करार दिया जाता था, जो वफात के बाद देवता बना दिए जाते थे और उन्हें मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते थे। कदीम मिस्री तहरीरों में ऐसे खिताबात का पता चलता है जिनमें बादशाह को खुदा बल्कि उससे भी आला मर्तबे का हामिल करार दिया जाता था। देवताओं के मुकाबले में सबसे ज्यादा कवि और मुकद्दस बादशाह की जात थी। मिस्र के हुक्मरानों में फराइना के खानदान के अक्सर बादशाहों ने यह अलकाब इस्तेमाल किए।
चंद एक फिरौनों को छोड़कर दीगर तमाम फिरौन अपने आप को खुदा समझते थे और खुदा बने बैठे थे। यही हाल बाबुल के बादशाहों का भी था। उनमें से नमरूद का जिक्र अक्सर मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों में भी मिलता है। वो भी अपने आप को खुदा ही ख्याल करता था। यहाँ तक कहने के बाद एक बार फिर काजी हसामुद्दीन रुके, दोबारा गौर से राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगे, बेटी अब मैं तुम्हारे धर्म की तरफ आता हूँ। हिंदुओं के यहाँ भी ये अकीदा है कि देवता इंसानी शक्ल में नमूदार होते हैं। चुनांचे हिंदुओं के विष्णु, कृष्ण और राम वगैरह जैसे अवतार भगवान ही का रूप करार दिए गए हैं। नीज ये भी समझा गया कि भगवान किसी भी रूप में किसी भी जात में पैदा हो सकता है और उसे दुनियावी ख्वाहिशात से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस बिना पर जोगियों, सन्यासियों और मलंगों की परस्तिश भी शुरू हुई। यही चीज आगे चलकर मुसलमानों में भी दाखिल हो चुकी है। मलंगों और मस्तो मजजूब लोगों के आगे सर झुकाया जाने लगा है। बेटी, मिस्र के बाद इंसान परस्ती या शाह परस्ती सबसे ज्यादा यूनान और फिर जापान में रही। कदीम यूनानियों में हर साल बादशाह की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। मरने के बाद भी उसकी पूजा बरकरार रहती, बल्कि उसे देवताओं में शामिल कर लिया जाता था। बाज पुरानी यूनानी किताबों में ऐसे देवताओं का जिक्र मिलता है जो इंसान थे और इसके बावजूद गैर फानी समझे जाते थे। उनसे मुतलिक अकीदा आम था कि वो कादिर मुतलिक हैं और जब चाहें अपने आप को दुनिया में जाहिर कर सकते हैं। कदीम यूनान के उस अकीदे पर यूनानी फलसफे ने आखिरकार जरब लगाई। फिसागोरस, अरस्तु और अफलातून जैसे फलसफियों के अफकार ने देवताओं को निजाम कायनात से बिल्कुल बेदखल कर दिया। इंसान को मजबूर महज करार दे दिया गया और देवताओं के गैर फानी होने के अकीदे की जगह अनासिर अरबाग की बका ने ले ली। यूनानियों से इंसान परस्ती और बादशाह परस्ती का अकीदा रोमनों में भी मुंतकिल हुआ। उनके बादशाह मसजूद खलाइक बनकर हुक्मरानी करते रहे। सिकंदर आजम के बाद फिल्प मखदूनी की परस्तिश उसकी जिंदगी में की जाने लगी थी और उसने शाह परस्ती को बाकायदा कानूनी शक्ल दी थी। रोमनों के शहंशाह अगस्टस के मरते ही सेनेट ने फैसला सादिर कर दिया कि उसे खुदाओं के जुमरे में शामिल कर लिया जाए। बादशाह की परस्ती से इनकार करने वालों को सजा दी जाती थी। आगे चलकर उन बादशाहों के बाकायदा मुजस्मे भी तैयार होने लगे थे। रोमनों की तरह यूरोप की अक्सर अकवाम भी इंसान परस्ती की कायल थी। खुसूसन ट्यूटानी लोग देवताओं के बार बार इंसानी रूप में पैदा होने पर यकीन रखते थे। बादशाहों को खुदा समझा जाता था, उनका जबरदस्त एहतराम किया जाता था और उनके एताब से बचने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते थे। कुर्बानियां पेश की जाती थी, नजराने चढ़ाए जाते थे। मछली के बाइद में मेरी बेटी, इंसान परस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बुद्ध मत के पैरोकारों और जापानियों के यहाँ मिलती है। बुद्ध मत के पैरोकारों ने महात्मा बुद्ध को खुदा ही का मजहर करार दे रखा है और उसके मुजस्मों की परस्तिश करते हैं। जापानियों के यहाँ बादशाह की पूजा अब तक राइज है। वहाँ बादशाह को देवी की औलाद करार दिया गया। यूं वहाँ सबसे पहले जिस बादशाह की पूजा शुरू हुई उसका नाम जीमू टीनू था। शाही महल कौमी मजहब का मरकज बन गया था और बादशाह को आसमान का बेटा करार देकर इख्तियारात उसके हाथ में दे दिए गए थे। तारीख में इससे बड़ी मिसाल और नहीं मिल सकती कि आज से 2500 साल पेशतर जिस खानदान ने अपना शजरा नसब देवताओं से मिलाया था, आज तक वही खानदान वहां बड़े तुम तराक के साथ हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ तक कहने के बाद काजी हसामुद्दीन जब खामोश हुए तब कुछ देर की सोचो विचार के बाद राधिका फिर बोल उठी, आपने इंसान परस्ती, मुर्दा परस्ती और बादशाह परस्ती की तफसील तो मुझे बता दी। अब आपका दीन इंसान से मुतालिक क्या कहता है? जवाब में काजी हसामुद्दीन ने गला साफ किया, फिर कहने लगे, बेटी, इंसान को अल्लाह ताला ने दीगर मखलूकात में अशरफ तरीन मकाम दिया है और उसे अपनी बेहतरीन मखलूक भी करार दिया गया है, जिसे बेहतरीन सूरत और हैयत में पैदा किया गया है। इसके लिए खुदावंदे कदूस ने हमारी किताब मुकद्दस में फरमाया है, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया। मेरी बेटी, हमारा दीन जमीन पर इंसान के मनसब और नजरिया हयात पर मुकम्मल रोशनी डालता है। इंसान ने कभी भी बजाते खुद ये कोशिश नहीं की कि अपने मकसद तख्लीक को समझे। कभी उसने खुद को बिल्कुल ही बेबस और मजबूर मखलूक तस्वुर कर लिया और कभी जबरो इख्तियार का बेपनाह मालिक बन बैठा। इस्लाम के नजदीक इन दोनों इंतहाओं के माबैन असल हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि मुख्तसर से अरसा हयात में इंसान खुद को एक लम्हे के लिए भी जिंदा रखने पर कादिर नहीं है। उसके साथ साथ ये फरमाने खुदाबंदी भी है कि इंसान को इस कायनात में एक अहम मकाम हासिल है, लेकिन इंसान इस कायनात में खुदावंदे कद्दूस के नायब की हैसियत रखता है। इंसान इस कायनात में तसर्रुफ करने का हकदार है। नायब के उस फर्ज को अदा करने के लिए जरूरी है कि इंसान खुदा के सिवा किसी और के आगे ना झुके, दुनिया की अशिया को खुदा के अहकामात की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करे, उन्हें अमानत समझे, अपने अमाल खुदा के कानून के मुताबिक अंजाम दे और कयामत के रोज जवाबदही को पेश नजर रखे। इन अवामिल को सामने रखते हुए हर कोई ये नतीजा निकाल सकता है कि इस दुनिया में इंसान किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है, गोया उसका अपना कोई निस्बुल ऐन है।
जिसके लिए उसे जिंदगी बसर करना है। काजी हसामुद्दीन जब रुके तब राधिका ने तीसरा सवाल दाग दिया, काजी साहब, इंसान की तख्लीक के बारे में आपका दीन क्या कहता है? बुरा ना मानिएगा, इस वक्त मेरे जहन में धर्म से मुतालिक जो खलजान है उसके तहत मैं एक सुकून, एक आसूदगी हासिल करना चाहती हूँ। राधिका के खामोश होने पर काजी हसामुद्दीन ने बड़ी शफकत से उसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, बेटी, इंसान जिसे आदमी भी कहते हैं और जो नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखने वाला है, जिसे हम अशरफुल मखलूकात भी कहते हैं, उसकी तख्लीक इसी आलम आबो गिल से हुई जिसके बारे में हमारी मुकद्दस किताब कहती है। हमने इंसान को सूखी मिट्टी से, स्याह कीचड़ से जो मुतगय्यर हो चुका था पैदा किया, और जिन्नों को हमने तेज आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि इंसान को सूखी हुई मिट्टी और स्याह मुतगय्यर कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, जब मैं इसे तकमील को पहुंचाऊं और अपनी रूह इसमें फूंकूं तो तुम इसके लिए सजदा करना। और सारे फरिश्तों ने फरमा बरदारी की, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया कि वो सजदा करे। इस पर कायनात के मालिक खुदावंदे कदूस ने इब्लीस को मुखातिब करके फरमाया, क्या वजह है कि इब्लीस तू फरमा बरदारी करने वालों के साथ नहीं होता? जवाब में इब्लीस कहने लगा, यह मुझसे नहीं हो सकता कि मैं इंसान की फरमा बरदारी करूं जिसे तूने सूखी मिट्टी से जो मुतगय्यर हो चुकी थी पैदा किया। इस पर खुदावंदे कदूस ने इब्लीस से मुतालिक फैसला देते हुए फरमाया, निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और तुझ पर कयामत तक लानत है। उसने कहा, मेरे रब, तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन इंसान उठाए जाएंगे। खुदावंदे कदूस ने फरमाया, तुझे मोहलत है एक मालूम वक्त तक। इब्लीस कहने लगा, मेरे रब, जिस तरह तूने मुझे गुमराह ठहराया है, इसी तरह मैं इंसान को जमीन पर खूबसूरत बनकर दिखाऊंगा और उन सब को नाकाम रखूंगा सिवाय तेरे खास बंदों के। इब्लीस की उस गुफ्तगू के जवाब में खुदावंदे कदूस ने फरमाया, ये सीधा रास्ता है मेरी तरफ कि मेरे बंदों में तेरा कोई गलबा नहीं होगा, मगर वो जाहिलों में से होंगे जो तेरे पीछे चलेंगे, और यकीनन उन सब की जगह दोज़ख मुकर्रर है। यहाँ तक कहते कहते काजी हसामुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में राधिका फिर बोल उठी थी, काजी साहब, अगर इस कायनात का नाजिम, मालिक और मुंतजिम आला खुदा है तो फिर इस कायनात में जालिम जुल्म क्यों करता है, कातिल कत्ल क्यों करता है, चोर चोरी क्यों करता है? क्या वो हाकिम आला ऐसे लोगों को रोक नहीं सकता? काजी हसामुद्दीन मुस्कुराए कहने लगे, मेरी बेटी, हर इंसान के अंदर खुदावंदे कदूस ने दो दियाए रखे हैं, नेकी और बदी का दियाया। अब इंसान को इख्तियार और इरादे की भी आजादी दी हुई है, चाहे वो नेकी के दियाए को इस्तेमाल करता रहे चाहे बदी के दियाए को। जो वो अमाल करेगा उसकी सजा व जजा उसे कयामत के दिन दी जाएगी। जहां तक कातिलो, जालिम और चोर के अमाल का ताल्लुक है तो मेरी बेटी, खुदावंदे कदूस ने कायनात में जो कानून फितरत डाला हुआ है उसके अंदर दो चीजें कार फरमा है, एक खुदावंदे कुद्दूस की मशीयत, दूसरी खुदावंदे कद्दूस की रजामंदी। चोर जब चोरी करता है, कातिल जब कत्ल करता है, जालिम जब जुल्म करता है तो उसमें खुदावंदे कुद्दूस की मशीयत शामिल होती है, यानी मशीयत के तहत उसे इजाजत है कि जो वो चाहे करे, लेकिन उसके उन अमाल में खुदावंदे कुद्दूस की रजामंदी शामिल नहीं है। खुदा ने जो अहकामात इंसान के लिए जारी किए हैं, अगर इंसान उन अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो खुदा की रजामंदी उनमें है। खुदा का जो कानून मशीयत है उसके तहत इंसान इख्तियार और इरादे की आजादी की वजह से हर वो काम कर सकता है जो करना चाहेगा, और उनके उन अमाल का एहतसाब खुदावंदे कुद्दूस कयामत के रोज करेगा। काजी हसामुद्दीन जब खामोश हुए तब राधिका कहने लगी, काजी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे इजाजत है कि मैं वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे दीन से मुतालिक मालूमात हासिल करती रहूं? काजी हसामुद्दीन बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहने लगे, बेटी, तेरी हैसियत मेरे यहाँ बेटी किसी है, तो जब चाहे मेरे पास आ सकती है। जो सवाल तू करेगी उसका जो भी शाफी जवाब मुझे आता होगा मैं तुझसे कह दिया करूंगा। इस पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने काजी हसामुद्दीन से जाने की इजाजत ली। काजी साहब भी उठ खड़े हुए, साथ ही शहाबुद्दीन भी खड़ा हो गया था। शहाबुद्दीन खेमे के बाहर तक उन दोनों बहन भाई के साथ आया, फिर शहाबुद्दीन अपने खेमे की तरफ चला गया, जबकि राधिका और किशन दोनों बहन भाई अपनी हवेली का रुख कर रहे थे। जिन दिनों ओगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ मरहट्टों के पेशवा राजा राम के पीछे पड़ा हुआ था और राजा राम उससे बचने के लिए इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहा था, उन्हीं दिनों मरहट्टों का दूसरा सालार हरजी उस लश्कर को लेकर हैदराबाद की तरफ बढ़ा जिस लश्कर के साथ उसने रायगढ़ से फरार इख्तियार किया था। जिस वक्त ओगर खान के आगे आगे राजा राम भाग रहा था तो दूसरे सालार, जिनमें सन, धना और कुछ दिगर भी नुमाया थे, वो भी अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरजी से जा मिले थे। अब ओगर खान अकेले राजा राम के पीछे पड़ा हुआ था।
راجہ رام چونکہ مرہٹوں کا پیشوا تھا، لہٰذا اوغر خان چاہتا تھا کہ اس کا خاتمہ کر کے مرہٹوں پر ایک کاری ضرب لگائے، لیکن جن علاقوں کے اندر راجہ رام سرگردہ تھا وہ علاقے اس کے دیکھے بالے تھے، جبکہ اوغر خان ان علاقوں سے چونکہ ناآشنا تھا، لہٰذا اوغر خان کے آگے آگے بھاگتے ہوئے راجہ رام جنجی نام کے علاقوں کی طرف چلا گیا۔ اس طرح وہ اوغر خان کے تعاقب سے بچ کر ایک طرح سے محفوظ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اوغر خان نے احتیاطاً اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے وہیں قیام کر لیا تھا جہاں راجہ رام اس کے سامنے سے روپوش ہو گیا تھا۔ حیدرآباد میں اس وقت کوئی مسلمانوں کی بڑی قوت نہ تھی، لہٰذا ہرجی اور دوسرے مرہٹہ سالاروں نے حملہ آور ہو کر حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد کے علاوہ وہ مختلف علاقوں پر بھی آسانی کے ساتھ قابض ہو گئے اور انہوں نے وہاں ارکوٹ کے قلعے کے علاوہ دیگر بہت سے قلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی طاقت و قوت کو مضبوط اور مستحکم بنا لیا، بلکہ آس پاس اور ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار مچا کر رکھ دی تھی۔ ان علاقوں میں جو مغلوں کا لشکر تھا، جب وہ مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے پہنچا تو مرہٹوں نے اپنی پرانی چال چلی، بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر ادھر ادھر پھیل کر تباہی و بربادی کا بازار گرم رکھا۔ دوسری طرف راجہ رام کے جنجی پہنچ جانے کے بعد مرہٹوں کو تقویت ملی۔ وہ پہلے پریشان تھے کہ شاید ان کا پیشوا اوغر خان کے ہاتھوں مارا جائے گا، لیکن اس کے جنجی پہنچنے کے بعد مرہٹوں نے اور زیادہ پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ آخر اعتقاد خان مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے ارکوٹ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اوغر خان ابھی تک وہیں قیام کیے تھا جہاں اس نے راجہ رام کا تعاقب ترک کر دیا تھا۔ اعتقاد خان جب مرہٹوں کے قریب گیا تو مرہٹوں کے گشتی دستوں نے اعتقاد خان کے لشکر کے لیے اجناس کی باہم رسانی بند کرا دی۔ اعتقاد خان آگے بڑھ کر آرکوٹ کا محاصرہ کر کے مرہٹوں پر ضرب لگانا چاہتا تھا، لیکن سامان کی باہم رسانی بند ہو جانے کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اس صورتحال کی خبر جب اورنگزیب کو پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے کام بخش اور ایک دوسرے سالار اسد خان کو ایک لشکر کا علاوہ دوسرا سامان دے کر اعتقاد خان کی طرف روانہ کیا۔ کمک پہنچنے کے بعد دسمبر کے مہینے میں اعتقاد خان نے کام بخش اور اسد کے ساتھ مل کر قلعے کا دوبارہ محاصرہ کر لیا، لیکن وہاں مرہٹوں نے ایسی طاقت و قوت جمع کر رکھی تھی کہ کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ جن دنوں اعتقاد خان، اسد خان اور کام بخش مرہٹوں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، انہی دنوں مرہٹوں کے دو اور بڑے بڑے لشکر وہاں پہنچ گئے۔ مرہٹوں کے ایک لشکر نے گلی ورم کے مقام پر جو مغلوں کا لشکر تھا اس پر حملہ آور ہو کر مغلوں کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مغلوں کے لشکر کے سالار کو مرہٹوں نے کاویری پت کے مقام پر گرفتار کر لیا۔ دوسرے مرہٹہ لشکر نے مرہٹوں کے علاقوں کا محاصرہ کرنے والے اعتقاد خان کے ایک لشکر کا محاصرہ کر لیا اور اسے نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے اعتقاد خان کو ایک بار پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کے باعث اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں کو مزید نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے کہ مرہٹے حملہ آور ہوئے اور ایک مسلمان سالار اسماعیل کو 500 گھوڑوں سمیت گرفتار کر لیا۔ جس وقت اعتقاد خان، کام بخش اور اسد خان تینوں مرہٹوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں شکست دے کر اور ان کا محاصرہ کر کے انہیں اپنے سامنے بے بس اور مجبور کر دیا جائے، کہ اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوا اور بیماری کے دوران کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے اس کی وفات کی خبر اڑا دی۔ یہ بھی مشہور کر دیا گیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے معظم علی نے شاہ عالم کے لقب سے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ساری خبریں شاید مرہٹے مسلمانوں کے اندر انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کے لیے اڑا رہے تھے۔ یہ خبر ملنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا کام بخش بڑا گھبرایا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے مرہٹوں کے پیشوا راجہ رام کے ساتھ خفیہ خط و کتابت شروع کر دی اور یہ منصوبہ بنایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح خود بھی راجہ رام کے پاس جنجی پہنچ جائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی وہاں پہنچا دے، پھر مرہٹوں کی مدد سے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ کام بخش وہی راستہ اختیار کرنا چاہ رہا تھا جو اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی اکبر نے اختیار کیا تھا اور ناکام رہا تھا۔ اعتقاد خان اور اس کے نائب اسد خان کو جب خبر ہوئی کہ کام بخش اندر ہی اندر مرہٹوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تب اعتقاد خان اور اسد خان نے اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کی خبر نے جو لشکریوں کے اندر افراتفری پیدا کی ہے، اسے رفع کرنے کے لیے فی الوقت مرہٹوں پر حملے بند کرتے ہوئے پیچھے ہٹا جائے، ساتھ ہی اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کام بخش کی کڑی نگرانی کی جائے۔ لہٰذا جس علاقے میں اعتقاد خان اور اسد خان ان دنوں مرہٹوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، وہ علاقہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا کام بخش جو مرہٹوں کے پیشوا راجہ رام کے ساتھ مل کر ساز باز کر رہا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ اعتقاد خان اور اسد خان دونوں کو گرفتار کر کے پورے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ میں لے لے، اس طرح اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کام بخش کے ان ارادوں کی خبر مخبروں نے اعتقاد خان اور اسد خان کو بھی کر دی تھی، لہٰذا انہوں نے کام بخش کو گرفتار کر لیا اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے پاس احمد نگر روانہ کر دیا گیا۔
اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا انتشار پھیلنے کا خطرہ ٹل گیا، اس لیے کہ اسی دوران یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی کہ اورنگزیب عالمگیر نہ بیمار ہے نہ وہ فوت ہوا ہے، بلکہ وہ بھلا چنگا ہے اور اپنے لشکریوں کی کارگزاری پر وہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کے تحت اعتقاد خان اور اسد خان نے اپنے چند دوسرے سالاروں کے ساتھ، جن میں داؤد خان اور قاسم خان نمایاں تھے، نئے سرے سے مرہٹوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ رادھیکا بڑی باقاعدگی سے شہاب الدین کے لشکر میں قاضی حسام الدین کے پاس جانے لگی تھی۔ کبھی کبھی کشن سنگھ بھی اس کے ساتھ ہو لیتا تھا، لیکن اب وہ اکثر و بیشتر اکیلی ہی چلی جاتی تھی۔ قاضی حسام الدین کے پاس بیٹھ کر وہ دین دھرم سے متعلق گفتگو کرتی، اسلام سے متعلق معلومات حاصل کرتی۔ اس طرح رادھیکا نے لگاتار قاضی حسام الدین کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر کافی تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ ایک روز اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے رادھیکا اپنی حویلی میں داخل ہوئی۔ گھوڑے کو اس نے استبل میں باندھا، اس کی زین اتاری، اس کے منہ سے دہانا بھی نکال دیا۔ پہلے گھوڑے کو پانی پلایا، اس کے آگے چارہ ڈالا، کچھ دیر اس کے پاس کھڑی ہو کر اس کی گردن، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی رہی۔ پھر وہ استبل سے نکلی۔ جب وہ باہر آئی تو سامنے پاروتی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے قریب جانے کے بعد پاروتی کو مخاطب کرتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں رادھیکا نے پوچھ لیا، اماں کیا بات ہے، آپ یہاں صحن میں کیوں آن کھڑی ہوئی ہیں؟ بھائی کہاں ہے؟ رادھیکا جب خاموش ہوئی تب پاروتی کہنے لگی، بیٹی حویلی میں ایک مہمان آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کشن سنگھ اس وقت اس مہمان کے پاس ہی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، چلو تم بھی چلو۔ پاروتی کی طرف رادھیکا نے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، اماں یہ آنے والا مہمان کون ہے اور مجھے اس کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ ہو سکتا ہے وہ بھائی کا کوئی دوست ہو، میں اپنی خوابگاہ کی طرف جاتی ہوں، بھائی کو میری آمد سے آگاہ کر دینا۔ جواب میں پاروتی مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی جو مہمان اس وقت دیوان خانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارا ہی جاننے والا ہے اور وہ تمہارے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ رادھیکا چونکی، پاروتی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اماں میرا انتظار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو خود کسی کے انتظار میں رہتی ہوں اور دنیا میں اس وقت ایک ہی شخص ہے جس کا مجھے انتظار ہے۔ رادھیکا اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ پاروتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی تو پہلے دیوان خانے میں جا کر تو دیکھ، ہو سکتا ہے جس کا تجھے انتظار ہو وہی یہاں آ کر اور دیوان خانے میں بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہو۔ رادھیکا نے تیز نگاہوں سے پاروتی کی طرف دیکھا، پھر حویلی میں داخل ہوئی۔ پاروتی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ رادھیکا جب دیوان خانے کے دروازے پر آئی تب دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا دیوان خانے کے اندر اوگر خان اور اس کا بھائی کشن سنگھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رادھیکا دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ اس کی آمد پر اوگر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، کشن سنگھ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ رادھیکا آگے بڑھی اور ایک قاتل مسکراہٹ میں اوگر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا بھائی، آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھے نا۔ اوگر خان بیٹھ گیا، وہ سامنے ہو بیٹھی، ایک طرف پاروتی بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر رادھیکا شاید اوگر خان کو مخاطب کر کے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اوگر خان نے اسے مخاطب کیا، رادھیکا تمہاری آمد سے پہلے کشن سے میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ کشن نے مجھے بتایا ہے کہ میرا بھائی رنمست یہاں آیا تھا اور اس نے انکشاف کیا تھا کہ اس کے سسرال والے میرے لیے ایک لڑکی کا چناؤ کر چکے ہیں اور وہ لڑکی مجھے دکھانے کے بعد میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تمہاری آمد سے تھوڑی دیر پہلے کشن مجھے یہ بھی بتا چکا ہے کہ ایک لڑکی کا انتخاب تم نے بھی میرے لیے کر رکھا ہے۔ یہ ساری خبریں جان کر میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ میں اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہوں کہ اوگر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے رادھیکا بول اٹھی تھی، آپ ابھی اتنی اہمیت اختیار نہیں کر گئے، اہمیت تو آپ کی پہلے بھی بہت زیادہ تھی۔ صرف 2 لڑکیاں ہی آپ کے ساتھ اس ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، عادات و اطوار، آپ کے منصب، آپ کی ناموری کو دیکھتے ہوئے حسین سے حسین تر اور مغرور سے مغرور تر لڑکی بھی آپ کی ساتھی بننے کے لیے آپ کے سامنے جھک سکتی ہے۔ رادھیکا جب رکی تب اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اوگر خان کہنے لگا، رادھیکا دراصل میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے یہاں سے جلد کوچ کرنا ہے۔ میں دراصل اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا انتخاب تم نے میرے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد سورت شہر جا کر میں دوسری لڑکی کو بھی دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہیے۔ اوگر خان کے ان الفاظ پر رادھیکا کچھ پریشان و فکر مند ہو گئی تھی، کہنے لگی، امیر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چند یوم تک ہمارے ہاں رکے۔ دونوں بہن بھائی نے اتنا عرصہ آپ کے پڑاؤ میں قیام کیا کہ ہم دونوں بہن بھائی کی خاطر چند دن۔ اوگر خان نے رادھیکا کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، رادھیکا پہلے تو مجھے وہ لڑکی دکھاؤ جس کا انتخاب تم نے میرے لیے کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے متعلق تمہارا انتخاب کیسا ہے۔ اس کے بعد مل کر فیصلہ ہوگا کہ مجھے یہاں قیام کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو پھر برا نہ ماننا، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے اپنے لشکر کو لے کر کوچ کر جاؤں گا۔
शहाबुद्दीन का लश्कर तुम्हारी इन बस्तियों के बाएं जानिब है, जबकि मेरे लश्कर ने दाएं जानिब पड़ाव किया है। शहाबुद्दीन की तरफ पैगाम भेज दिया है कि मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंच गया हूँ, इसलिए आज शाम का खाना भी शहाबुद्दीन मेरे लश्करियों के लिए तैयार कराएगा। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका संजीदा हो गई थी। अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर पार्वती की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा तुम मेरे साथ आओ। जिस लड़की का इंतखाब हमने अमीर के लिए किया है, तुम उसको बुला कर लाओ। मैं अपनी ख्वाबगाह वाला कमरा तैयार करती हूँ, वहीं उस लड़की को बिठाते हैं और वहीं अमीर से उसकी मुलाकात का एहतमाम करते हैं। उसके साथ ही राधिका पार्वती का हाथ पकड़कर दीवान खाने से बाहर निकल गई थी। दीवान खाने में ओगर खान और किशन पहले की तरह आपस में गुफ्तगू करने लगे थे। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दीवान खाने के दरवाजे पर पार्वती नमूदार हुई और ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर वो लड़की यहाँ आ गई है। राधिका ने उसे अपनी ख्वाबगाह में बिठा दिया है। आप मेरे साथ आए, मैं उस लड़की तक आपको ले जाती हूँ। किशन सिंह अपनी जगह पर बैठा रहा। ओगर खान उठा, दीवान खाने के दरवाजे पर आया। पार्वती उसे राहदारी में कुछ आगे ले गई, फिर रुक गई। उसके बाद ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर ये बाएं तरफ जो पहला दरवाजा है उसमें अंदर चले जाएं। वहां वो लड़की बैठी है जिसका इंतखाब राधिका ने आपके लिए किया है। वहां आप उससे मिल सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। पार्वती के उन अल्फाज पर ओगर खान ने जुमानी अंदाज में उसकी तरफ देखा था। फिर पार्वती पीछे हट गई, जबकि ओगर खान आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा था। राहदारी में चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ओगर खान जब उस कमरे के दरवाजे पर गया जिस कमरे के अंदर उस लड़की को बिठाया गया था, जिसे ओगर खान के लिए पसंद किया गया था और जिसे ओगर खान ने देखना था, दरवाजे पर खड़े होकर ओगर खान कुछ देर तक गौर से उस लड़की को देखता रहा, इसलिए कि वो लड़की उस वक्त नशिस्त पर बैठी हुई थी। उसका मुंह मुखालिफ समत और पुश्त ओगर खान की तरफ थी। उसे देखते हुए ओगर खान कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराता रहा। फिर दरवाजे पर खड़े ही खड़े हल्के मगर प्यार भरे अंदाज में उसने पुकारा, राधिका, राधिका। उस पुकार पर वो लड़की बिदक कर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मुड़कर उसने देखा, वो राधिका थी। खुलकर मुस्कुराते हुए ओगर खान कमरे में दाखिल हुआ। उस मौके पर राधिका फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख रही थी। ओगर खान आगे बढ़ा। राधिका अभी तक परेशानी के आलम में उसे देखे जा रही थी। मुस्कुराते हुए ओगर खान ने उसके शाने पर हाथ रखा और प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, बैठ जाओ। परेशान और फिक्रमंद क्यों हो गई हो? ओगर खान के कहने पर राधिका चुपचाप उसके करीब बैठ गई। उस मौके पर ओगर खान ने फिर उसे मुखातिब किया, राधिका, अब तुम ये सोच रही होगी या मुझसे ये सवाल करोगी कि दरवाजे पर खड़े ही खड़े मुझे कैसे पता चल गया कि तुम राधिका हो? इसलिए कि तुम्हारी पुश्त मेरी तरफ थी। दूसरा सवाल तुम मुझसे ये कर सकती हो कि। यहाँ तक कहते कहते ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि प्यार भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए राधिका कहने लगी, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं तो आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप मुझसे नफरत तो नहीं करते। ओगर खान संजीदा हो गया था। गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, राधिका, तुमसे नफरत कैसी? राधिका फिक्रमंद और गमजदा सी हो गई और कहने लगी, आपके लश्कर में खेमागाह की जिंदगी बसर करते हुए मेरे ख्यालात न जाने क्यों भटक गए थे। मैंने अपने लिए एक खाने के अलहदा बर्तनों का एहतमाम किया था। इस बिना पर अब तक मेरे दिल मेरे जहन में एक खलिश है कि आप मुझसे मेरे उस रवैये की वजह से नाराज न हो। लम्हा भर के लिए ओगर खान ने गौर से राधिका की तरफ देखा। उस मौके पर राधिका की निगाहें झुकी हुई थी। ओगर खान ने उसे मुखातिब किया, जरा मेरी तरफ देखो। राधिका ने चेहरा सीधा किया और अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें उसने ओगर खान की आंखों में डाल दी। उस मौके पर ओगर खान कहने लगा, राधिका, तुम एक हसीनो खूबसूरत और पुरजमाल लड़की हो जिससे कोई नफरत नहीं कर सकता। राधिका ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में सवाल कर दिया, क्या आप भी? हाँ, मैं भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। पहले जैसे लहजे ही में ओगर खान ने कह दिया था। तो क्या मैं समझ लूं कि आप मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं? राधिका जब खामोश हुई तब ओगर खान कहने लगा, राधिका, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक शीतल जिंदा रही मैं उसी की तरफ माइल रहा। तुम्हारे मुतालिक मैंने इस तरह कभी गौर नहीं किया था। उसके मरने के बाद याद रखना, मेरी निगाहों, मेरे जहन और मेरे दिल का मरकज हमेशा तुम ही रही। राधिका, यहाँ आने के बाद किशन ने तफसील के साथ मुझे बता दिया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी जिंदगी का साथी बनना चाहती हो। उसने मुझे यह भी बता दिया है कि तुम्हारे ख्यालात में जमीन आसमान की तब्दीली आ चुकी है और तुम अब किसी को अछूत नहीं ख्याल करती, बल्कि और लोगों के मुकाबले में अपने आप को अछूत समझने लगी हो। उसने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया कि तुम शहाबुद्दीन के लश्कर में काजी हसामुद्दीन के पास जाते हुए अपने जहन में बहुत बड़ी तब्दीली लाने के साथ साथ इस्लाम से मुतालिक भी बहुत कुछ हासिल कर चुकी हो। उस मौके पर राधिका बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोल उठी, इस्लाम से बहुत कुछ हासिल नहीं कर चुकी, बल्कि मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ और ये काजी हसामुद्दीन का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। राधिका रुकी, कुछ देर गौर से उसने ओगर खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी,
امیر، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ یہاں نہیں آئے تھے میں بڑی فکر مند رہتی تھی، پریشان تھی کہ میں آپ سے محبت تو کرنے لگ گئی ہوں، پتہ نہیں آپ میری اس محبت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ کہیں آپ مجھے ٹھکرا نہ دیں، اگر ایسا ہوا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ امیر، جو الفاظ آپ نے اس وقت میرے حق میں ادا کیے ہیں، یہ الفاظ سننے سے پہلے میں رنج و غم کا شکار تھی، مجھ پر نہ مہربان تقدیر، نہ سازگار ماحول، پورا شوب حزن اور کاٹ کھانے والے سکوت کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اب میں خیال کرتی ہوں جیسے مجھے اپنی فردوس گم گشتہ مل گئی ہے، مجھے اپنا کڑی کمانوں سا سخت جان ساتھی مل گیا ہے۔ پہلے میں مریضانہ خستگی کا شکار تھی، اب آپ کی محبت ملنے کے بعد میں شوق راہ نورد کی صورت اختیار کر چکی ہوں۔ پہلے میں دکھ بھری حکایت تھی، لیکن اب آپ کی محبت ملنے کے بعد میں سمجھتی ہوں میں سہانی درخشاں داستانوں سے بھی کہیں آگے جا چکی ہوں۔ جب تک رادھیکا بولتی رہی، مسکراتے ہوئے اوگر خان اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ کہو تمہیں مجھ سے کس قدر محبت ہے؟ جواب میں ہلکے ہلکے تبسم میں ایک بار رادھیکا نے اوگر خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے آپ سے ایسی گہری، ایسی تیز محبت ہے جو رگ رگ میں آتش بے دودھ کی طرح شعلہ زن ہو جاتی ہے، اور جو بھڑکے تو بہر بھی اسے بجھا نہ سکے۔ امیر، میں آج کتنی خوش و مطمئن ہوں اس کا اندازہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ پہلے مرد ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں۔ اس سے قبل بڑے بڑے راجکماروں اور راجاؤں نے مجھ پر اپنی محبت کی ردا پھیلانے کی کوشش کی، لیکن میں کسی کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بڑے بڑے راجکماروں نے مجھے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں نے کسی کو اپنے لیے پسند نہ کیا۔ امیر، آپ پہلے مرد ہیں جس سے میں نے محبت کی ہے۔ اب آپ ہی میرے لیے بے رنگ دھندلکوں میں خیالوں کے گلاب، میرے لیے گردش مقیاس میں حوصلوں کا شباب، اور نا امیدیوں کے بھنور میں اب آپ ہی میرے تحفظ کا کلثوم ہے۔ رادھیکا جب خاموش ہوئی تو اوگر خان کہنے لگا، رادھیکا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم جیسی لڑکی میری زندگی کا ساتھی بن رہی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب میں یہاں آیا تو تمہاری محبت کا انکشاف کشن نے مجھ پر کیا۔ اگر کشن ایسا نہ کرتا تو میں سچائی سے کہتا ہوں، میں کشن سے درخواست کرتا کہ رادھیکا کو میری زندگی کا ساتھی بنا دو۔ اوگر خان کے اس انکشاف پر رادھیکا ایسی خوش ہوئی کہ سپردگی کے انداز میں اس نے اپنا سر اوگر خان کے شانے پر رکھ دیا، کہنے لگی، بس آپ مجھے مل رہے ہیں، دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جواب میں اوگر خان کہنے لگا، رادھیکا، تم سے شادی کرنے کے لیے میری 4 شرطیں ہیں۔ ان الفاظ پر رادھیکا چونکی تھی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، غور اور فکر مندی سے اوگر خان کی طرف دیکھنے لگی تھی، پھر کہنے لگی، کیسی شرطیں؟ خدا کے لیے ایسی کڑی شرطیں نہ لگائیے گا جو میرے بس سے ہی کہیں باہر ہو۔ اوگر خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میری تمہاری شادی آج ہی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شادی انتہائی سادگی سے انجام پائے گی۔ شادی میں صرف میرے لشکر کے سالاروں کے علاوہ شہاب الدین اور اس کے لشکر کے کچھ سالار شامل ہوں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد آج ہی ہم دونوں میاں بیوی پڑاؤ میں منتقل ہو جائیں گے، رات ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اپنے خیمے میں بسر کریں گے۔ میری چوتھی شرط یہ ہے کہ کل میں اور تم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اپنے لشکر کے ساتھ احمد نگر کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ میری پانچویں شرط یہ ہے کہ شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد تم اپنے بھائی سے کچھ نہیں لوگی۔ اوگر خان جب خاموش ہوا تب تھوڑی دیر تک زہد شکن انداز میں مسکراتے ہوئے رادھیکا اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، جس طرح شادی کے لیے آپ کی 5 شرطیں ہیں، اسی طرح شادی کے لیے میری بھی 5 شرطیں ہیں، اور چھٹی ایک درخواست ہے۔ اوگر خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، جس طرح میں نے اپنی شرطیں کہی ہیں تم بھی کہہ لو۔ رادھیکا مسکرائی، کہنے لگی، میری پہلی شرط یہ ہے کہ شادی آج ہی ہوگی، دوسری شرط یہ ہے کہ شادی سادگی سے ہوگی، تیسری شرط یہ ہے کہ آج شادی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے پڑاؤ میں اپنے خیمے میں رہیں گے، میری چوتھی شرط یہ ہے کہ کل ہم یہاں سے احمد نگر کی طرف کوچ کر جائیں گے، میری پانچویں شرط یہ ہے کہ شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد ہم بھائی سے کچھ نہ لیں گے، جبکہ میری چھٹی درخواست یہ ہے کہ آپ اس بات کی اجازت دے دیجئے گا کہ بھائی اگر شادی کے موقع پر اپنی خوشی سے ہمیں کچھ دینا چاہے تو میں اور آپ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیں گے۔ رادھیکا جب خاموش ہوئی تب اوگر خان کہنے لگا، تمہاری شرطیں تو کچھ بھی نہ ہوئی، تم نے تو جواب میں میری ہی شرطیں دہرا دی ہیں۔ اس پر رادھیکا کھل کر مسکرائی، کہنے لگی، جب میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو اپنا جیون ساتھی بنا چکی ہوں، جب آپ ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا سرور ہے، تو پھر میری اور آپ کی شرطیں مختلف کیسے ہو سکتی ہیں؟ رادھیکا جب خاموش ہو گئی پھر اوگر خان نے کہنا شروع کیا، دیکھو رادھیکا، تمہاری اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، بھائی سے کچھ لینے کی تمہیں کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بھائی اگر اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو تم قبول کرنا چاہتی ہو، ایسی صورت میں کوئی اعتراض کھڑا نہیں کروں گا۔ رادھیکا، مجھے تم سے محبت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن آج تم نے جس کردار کا اظہار کیا تو تمہارے اس کردار نے تم سے میری محبت میں اور اضافہ کر دیا ہے۔
और पहले की निस्बत तुम्हारी वक़्त, तुम्हारा वकार अब मेरी निगाहों में और बढ़ गया है। राधिका, इस मौके पर अगर कोई और लड़की होती तो वो नए कपड़े पहनती, बनाओ सिंगार भी करती, उसके बाद उसके सामने आती जिसे उसने पसंद किया। लेकिन मैं खुश हूँ जिस वक्त तुम काजी हसामुद्दीन की तरफ से आई थी और जिस लिबास में, जिस हालत में तुम दीवान खाने में मेरे सामने गई थी, उसी हालत में आकर यहाँ ख्वाबगाह में बैठ गई हो। मेरे ख्याल में तुम तहारत खाने हाथ मुंह धोने के लिए भी नहीं गई, और तुम्हारा ये किरदार मैं उम्र भर भूल ना सकूंगा। राधिका, अपने दिल पर यह बात बिठा कर रखना कि तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारी शख्सियत का वकार और तुम्हारा रख रखाव पहले ही ऐसा है कि अनगिनत हसीन लड़कियां भी अगर तुम्हारे सामने बिठा दी जाएं तो तुम्हारे सामने उन सब का जमाल मांद पड़कर रह जाए। जवाब में राधिका कुछ कहना चाहती थी कि चौंक सी पड़ी। एकदम ओगर खान के पहलू से उठकर सामने वाली नशीस पर हो बैठी, इसलिए कि बाहर राहदारी में कोई खांसा था। उसके बाद उस कमरे के दरवाजे पर पार्वती नमूदार हुई। फिर ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, सारे मेहमान आ चुके हैं, लिहाजा आप दीवान खाने में आ जाएं। उसके साथ ही पार्वती वहां से हट गई। पार्वती के उन अल्फाज पर राधिका ने अजीब से अंदाज में ओगर खान की तरफ देखा, फिर पूछा, ये कौन से मेहमान हैं जो आपको बुला रहे हैं और दीवान खाने में आकर बैठ गए हैं? राधिका के उस इस्तफसार पर ओगर खान कहने लगा, आने वालों में शहाबुद्दीन और उसके कुछ सालार होंगे और अपने लश्कर के कुछ सालार होंगे। साथ ही मेरे ख्याल में शहाबुद्दीन के लश्कर के काजी हसामुद्दीन होंगे जो मेरे और तुम्हारे निकाह का एहतमाम करेंगे। राधिका, तुम यहीं बैठो, मैं उनके पास जाता हूँ। उसके साथ ही ओगर खान अपनी नशीस से उठ खड़ा हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहता था कि ऐन उसी लम्हे उस कमरे में शहाबुद्दीन, काजी हसामुद्दीन, किशन सिंह और ओगर खान के लश्कर के चंद सालार दाखिल हुए थे। ओगर खान की तरफ देखते हुए काजी हसामुद्दीन बोल उठे, बेटे, आप यहीं बैठे रहें, दीवान खाने में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओगर खान चुपचाप अपनी नशिस्त पर बैठ गया। कमरे में दाखिल होने वाले भी सब नशिस्तों पर बैठ गए। इस तरह उन सब की मौजूदगी में काजी हसामुद्दीन ने ओगर खान और राधिका का निकाह पढ़ाते हुए उन्हें रिश्ता इज़्दिवाज में बांध दिया था। उसके बाद जब शहाबुद्दीन, काजी हसामुद्दीन, किशन और दूसरे लोग उठे तो ओगर खान भी उनके साथ उठकर दीवान खाने की तरफ चला गया था। राधिका वहीं बैठी रही थी। उस मौके पर उसकी आंखों, उसके चेहरे पर दूर दूर तक खुशियां रक्स कर रही थी, तमानियत मौजे मार रही थी। कुछ देर तक वो उसी खुशी से लुत्फ अंदोज होती रही। फिर अचानक उसे कोई ख्याल गुजरा और आवाज देकर उसने पार्वती को बुलाया। थोड़ी देर बाद पार्वती उसके कमरे में दाखिल हुई और राधिका को मुखातिब करके कहने लगी, आपने मुझे बुलाया? राधिका अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, पार्वती को मुखातिब करके कहने लगी, दीवान खाने से जरा भाई और मेरे पति को बुला कर लाएं। पार्वती वहां से हट गई, दीवान खाने के दरवाजे पर गई। किशन सिंह, ओगर खान दोनों को बुलाया और उन दोनों को साथ लेकर राधिका की ख्वाबगाह में दाखिल हुई। राधिका उन दोनों के करीब आई, फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप ये क्या जुल्म कर रहे हैं? दीवान खाने में शहाबुद्दीन भी आ गए हैं, काजी हसामुद्दीन भी हैं, आपके लश्कर के अलावा शहाबुद्दीन के लश्कर के सालार भी हैं। ये सारा एहतमाम करने से पहले कम अज कम उनकी ज़ियाफत और खाने का एहतमाम तो किया जाना चाहिए था। अब वो इतनी देर बैठे रहेंगे कि खाना तैयार हो और वो खाकर जाएं। राधिका के खामोश होने पर खुशकुन अंदाज में ओगर खान कहने लगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में मेरे और किशन सिंह के दरमियान तफसील के साथ मामला तय हो चुका है। सारे मेहमान अब यहाँ से निकलकर शहाबुद्दीन के लश्कर का रुख करेंगे। मैं, किशन और तुम भी शहाबुद्दीन के लश्कर का रुख करोगी। आज हम दोनों की शादी की खुशी में शहाबुद्दीन के लश्कर ही में हमारी दावत और जियाफत है। हमारी जियाफत में पार्वती और उनके शोहर भी हमारे साथ जाएंगे। अब बोलो राधिका, तुम क्या चाहती हो? राधिका मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने अब क्या चाहना है? मैंने जिंदगी में जो कुछ चाहा था मुझे मिल गया है। अब तो मैं कुल्ली तौर पर मुतमईन और खुश हूँ। राधिका के उन अल्फाज पर जहां ओगर खान मुस्कुरा दिया था, वहां किशन सिंह के चेहरे पर भी दूर दूर तक खुशियां रक्स कर गई थी। उस मौके पर ओगर खान ने किशन सिंह को मुखातिब किया, किशन मेरे भाई, शहाबुद्दीन के लश्कर में दावत के बाद मैं और राधिका दोनों मियाँ बीवी अब अपने लश्कर की तरफ चले जाएंगे। रात हम अपने खेमे में रहेंगे और अगले रोज हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। ओगर खान के उन अल्फाज पर किशन सिंह चौंका, कहने लगा, भाई ये कैसे मुमकिन है? मैं इस पर तो एतराज नहीं करूंगा कि आप दोनों मियाँ बीवी हवेली में कयाम करने की बजाय अपने खेमे में कयाम करना चाहते हैं। आपको ऐसा करने का हक हासिल है, लेकिन इस मौके पर मेरी गुजारिश ये है कि शहाबुद्दीन के लश्कर में दावत के बाद आप वापस हवेली में आए। मेरी बहन की शादी हुई है और बहन की शादी पर मैं उसे बहुत कुछ देना चाहूंगा और हम कुछ नहीं लेना चाहते। गौर से किशन सिंह की तरफ देखते हुए ओगर खान ने कह दिया था। उस मौके पर पहले सवालिया से अंदाज में किशन ने राधिका की तरफ देखा, फिर ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई ये कैसे मुमकिन है? मेरी माता और मेरे पिताजी ने राधिका की शादी के लिए जो चीजें जमा कर रखी हैं उन सब की ये हकदार हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि दावत के बाद आप दोनों मियाँ बीवी अपने लश्कर में नहीं जाएंगे। यहाँ हम वापस हवेली में आएंगे।
जो चीजें मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ वो आप लेने से इनकार नहीं करेंगे। सारी चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा और मामला आप दोनों पर छोड़ दूंगा। के किशन सिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि ओगर खान कहने लगा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। शहाबुद्दीन के लश्कर में दावत के बाद हम सीधे लश्कर में नहीं हवेली में वापस आएंगे। अब तुम खुश हो? जवाब में किशन सिंह मुस्कुरा दिया था। फिर सब हवेली से निकलकर शहाबुद्दीन के पड़ाव का रुख कर गए थे। दावत के बाद तीनों शहाबुद्दीन के पड़ाव से वापस हवेली में आए। पहले तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए। फिर किशन ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई आप दोनों यहाँ बैठे, मैं वो सामान लेकर आता हूँ जो मेरे माता पिता ने राधिका के लिए बनाया था। इसे हमारी खुशकिस्मती कहें या सामान की खुशकिस्मती। जिस वक्त संत इन इलाकों पर हमलावर हुआ तो वो हमारे माता पिता को कत्ल करने के बाद राधिका को हासिल करने की खातिर यहाँ से चलता बना। हमारी हवेली समेत उसने यहाँ के किसी मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया। हवेली के सामान की निगरानी अम्मा पार्वती और इनके शोहर के जिम्मे ज्यादातर रही थी, लिहाजा इन्होंने हवेली की हर शय की खूब हिफाजत की और एक चीज भी इसमें इधर उधर नहीं होने दी। उसके साथ ही किशन दीवान खाने से निकल गया था। ओगर खान और राधिका दोनों एक ही नशिस्त पर पहलू से पहलू मिलाए बैठे थे। उस मौके पर ओगर खान गहरी सोचों में खोया हुआ था कि राधिका ने उसका शाना पकड़कर हिलाया, फिर बड़े प्यार में कहने लगी, आप कहाँ खो गए हैं? ओगर खान चौंका और राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, राधिका, जो सामान किशन लेने जा रहा है पहले ये सोचो वो हम रखेंगे कहाँ? जवाब में राधिका कहने लगी, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि जो सामान भाई अपनी खुशी से दे दे वो रख लेंगे। जहां तक सामान को संभालने का ताल्लुक है तो आपका खेमा इंतहा दर्जे का महफूज है, वहीं पड़ा रहेगा। राधिका जब खामोश हुई तब ओगर खान कुछ कहने ही लगा था कि राधिका फिर बोल उठी, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब जंगों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लश्करी मुस्तकर में मुंतकिल हो जाएंगे तो फिर हम सामान कहाँ रखेंगे? जवाब में ओगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, उस वक्त सामान संभालना और रखना हमारे लिए आसान होगा, हम अपनी हवेली में रहेंगे। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका चौंकी थी, कहने लगी, अच्छा हुआ आपने खुद ही याद करा दिया। वो हवेली मैंने देखी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे जरनिगार ने बताया था कि आप दोनों भाइयों की आगरा में एक हवेली है। राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ओगर खान बोल उठा था, जंगों का सिलसिला अगर खत्म हो गया तो मैं और रनमस्त खान उस हवेली में नहीं रहेंगे, इसलिए कि जब मीरे मोहतरम दिल्ली में रहेंगे तो वो ये भी पसंद करेंगे कि हम भी लश्कर के सालारों की हैसियत से दिल्ली ही में कायम करें। इस बिना पर आगरा की हवेली को फरोख्त करके हम दिल्ली में अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लेंगे। वैसे एक मौके पर इशारतन मीरे मोहतरम ने भी कहा था कि वो मुझे और रनमस्त खान को दिल्ली में रिहाइश मुहैया करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूँ हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, कुछ देर तक गौर से राधिका की तरफ देखा, फिर कहने लगा, राधिका, अब मैं और तुम दोनों मियाँ बीवी हैं, मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। तुम मेरे और रनमस्त खान के माजी से अच्छी तरह वाकिफ हो, इसलिए कि एक मौके पर मैं तुम्हें अपने पूरे हालात बता चुका था। इसी तरह रनमस्त खान की बीवी जरनिगार भी हमारे हालात से वाकिफ है। राधिका, गो मैं रनमस्त खान से चंद दिन बड़ा हूँ, लेकिन वो मेरा एहतराम ऐसे ही करता है जैसे कोई बड़े भाई और बाप का करता है। अगर रनमस्त खान और जरनिगार हमारे साथ रहना चाहें तो इस मौके पर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि हमारे दरमियान इत्तेफाक और ताउन ऐसा ही रहे जैसा हम दोनों के दरमियान शादी से पहले था। हाँ, अगर रनमस्त खान या जरनिगार में से कोई भी अलहदा रहना चाहे तो फिर उन दोनों को अलहदा रिहाइश रखने की इजाजत होगी, और उस सिलसिले में मैं और तुम दोनों कोई एतराज भी खड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर अचानक जैसे उसको कुछ याद आ गया हो, वो दोबारा राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, राधिका, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया। जिस वक्त शहाबुद्दीन के हाथ दावत के दौरान मैं और शहाबुद्दीन एक तरफ चले गए थे, तब शहाबुद्दीन ने मुझ पर इंकशाफ किया था कि उसने कुछ कासिद सूरत शहर के अलावा रनमस्त खान और अहमद नगर में मीरे मोहतरम की तरफ रवाना कर दिए हैं और उन्हें मेरी और तुम्हारी शादी से मुतालिक आगाह करने के लिए कह दिया है। अब हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ से अपने लश्कर के साथ सीधे अहमद नगर का रुख करेंगे। उसके बाद मीरे मोहतरम जो भी मुहिम हमारे जिम्मे लगाएंगे उसके लिए निकल खड़े होंगे। ओगर खान जब खामोश हुआ तब राधिका कहने लगी, मेरा जिस कदर जरूरत या इस्तेमाल का सामान इस हवेली में है वो सब मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी, इसलिए कि मुझे अब इन इलाकों से एक तरह की नफरत हो चुकी है। मैं मुड़कर इधर नहीं आऊंगी। जाते जाते अपने भाई किशन से भी कह दूंगी कि जितना अरसा यहाँ शहाबुद्दीन कयाम किए हुए हैं वो हवेली और अपनी दूसरी जायदाद औने पौने दामों जैसे भी बिकती है बेच डाले। उसके बाद अगर वो अपने जहन में रिहाइश के लिए मुनासिब जगह रखता है तो वहां चला जाए, नहीं तो दिल्ली में हमारे पास आकर रहे। राधिका की उस गुफ्तगू का जवाब ओगर खान देना ही चाहता था कि किशन सिंह चमड़े के दो बड़े बड़े संदूक घसीटता हुआ दीवान खाने में ले आया था। दोनों संदूक उसने ओगर खान और राधिका के सामने रख दिए और फिर राधिका को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, पहले इस सारे सामान का जायजा लो, अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो मुझे बता दो। राधिका मुस्कुराई, चमड़े के उन दोनों संदूकों को खोलकर उनका जायजा लिया।
उस मौके पर ओगर खान भी उस सारे सामान को देख रहा था। सामान में सोने के सिक्कों की खुरजीनों के अलावा जेवरात और जवाहिरात, इंतहा दर्जे के कीमती कपड़े और दूसरा जरूरत का सामान भरा हुआ था। ओगर खान उस मौके पर किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, किशन मेरे भाई, राधिका इतना सामान अपने साथ ले जाकर क्या करेगी? जवाब में किशन सिंह ओगर खान के पास बैठ गया, अपना हाथ उसके शाने पर रखा, फिर कहने लगा, भाई ये सारा सामान राधिका की मिल्कियत है, इसकी जात से ही ताल्लुक रखता है। मेरे भाई ये सामान मैं अपने पास यहाँ रख कर क्या करूंगा? इन दोनों चर्मी संदूकों में सारी ही अशिया राधिका के इस्तेमाल की हैं, लिहाजा उसकी अशिया उसके साथ जानी चाहिए। भाई राधिका के जाने के बाद अब मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगेगा। वैसे चंद दिन पहले मेरे और राधिका के दरमियान मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी और हम दोनों बहन भाई ने इरादा किया था कि हमें यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाना चाहिए। जब तक शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ यहाँ पड़ाव किए हुए हैं, हम महफूज हैं। अब शहाबुद्दीन हमेशा तो यहाँ पड़ा नहीं रहेगा और फिर राधिका भी आज चली जाएगी। उसके जाने के बाद वैसे ही उदासियां मुझ पर मुसल्लत हो जाएंगी। इस बिना पर मैंने फैसला किया है कि अपनी हवेली और जायदाद बेचकर मैं किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाऊंगा या आपके लश्कर में आन मिलूंगा, और जब जंगों का यह सिलसिला खत्म हो जाएगा तो आपके साथ ही आगरा या दिल्ली की तरफ चला जाऊंगा। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि शादी के बाद मेरी बहन राधिका इन इलाकों की तरफ आए, इसलिए कि यहाँ हम दोनों बहन भाई के लिए खतरा है। मैं तो किसी न किसी तरह कभी शहाबुद्दीन के लश्कर में और कभी हवेली में दिन गुजार लूंगा, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि राधिका फिर कभी यहाँ आए और उसकी जिंदगी खतरात से दो चार हो। भाई आप दोनों की शादी हो गई है, मेरे लिए इंतहा दर्जे का खुशी का मौका है। मैंने इससे पहले कभी इजहार नहीं किया था, लेकिन भगवान की कसम मैं अक्सर मौके पर अपने दिल में ये ख्वाहिश करता था कि कोई ऐसा मौका आए कि ओगर खान और मेरी बहन राधिका एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं। आज जबकि मेरे मन की आशा पूरी हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। किशन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अपनी कमर से बंधी हुई एक चर्मी खुरजीन खोल ली और वो उसने ओगर खान की गोद में रखते हुए कहना शुरू किया, भाई शादी की खुशी में ये खुरजीन आप मेरी तरफ से कबूल कीजिए। उस मौके पर जोमानी अंदाज में ओगर खान ने किशन सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, इस खुरजीन में है क्या? कुछ भी नहीं है, बस मामूली सी कुछ चीजें हैं। कंधे उचकाते हुए किशन ने लापरवाही में कह दिया था। ओगर खान ने पहले एक गहरी निगाह किशन पर डाली, फिर अपने पहलू में बैठी राधिका की तरफ देखा। उसके बाद उसने जब छोटी खुरजीन का मुंह खोला तो उसके अंदर इंतहा दर्जे के कीमती जवाहिरात थे। ओगर खान संजीदा हो गया था। खुरजीन का मुंह उसने बंद कर दिया, फिर खुरजीन उठाकर उसने वापस किशन सिंह की गोद में रखी और बड़ी मोहब्बत में कहने लगा, किशन अब जबकि राधिका मेरी बीवी है, इस लिहाज से तुम मेरे भाई हो, ये खुरजीन अपने पास रखो, मुझे इन जवाहिरात की जरूरत नहीं है इसलिए कि। किशन ने ओगर खान की बात काट दी, कहने लगा, भाई ये थैली वापस ना कीजिएगा, यूं जानिएगा कि ये थैली और इसमें जो सामान है ये आप पर हलाल और मेरे लिए हराम है। उसके साथ ही किशन ने वो खुरजीन उठाकर फिर ओगर खान की गोद में रख दी थी। ओगर खान उस मौके पर अजीब से अंदाज में राधिका की तरफ देखने लगा था। राधिका के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाथ बढ़ाकर उसने ओगर खान की गोद से वो खुरजीन उठा ली और उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहने लगी, जब किशन भाई ने इसे अपने लिए हराम और आपके लिए हलाल कह दिया है तो फिर ऐसी चीज को लेना पाप नहीं पुण्य है। राधिका के उन अल्फाज पर जहां ओगर खान मुस्कुरा दिया था, वहां खुद किशन भी खुशी का इजहार कर रहा था। फिर ओगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, किशन मेरे अजीज भाई, थोड़ी देर तक मैं अपने कुछ लश्करियों को भेजता हूँ, वो बार बर्दारी का कोई जानवर ले आएंगे और राधिका के इन दोनों चर्मी संदूकों को उठाकर मेरे पास पहुंचा देंगे। ओगर खान के उठने के साथ ही राधिका भी उठ खड़ी हुई। उस मौके पर ओगर खान ने राधिका की तरफ देखा और कहने लगा, राधिका भाई से मिलो, इसलिए कि कल सुबह ही सुबह हमने कूच कर जाना है। किशन कुछ उदास, अफसुर्दा और संजीदा हो गया था। राधिका के करीब आया, उसका सर चूमा, फिर कहने लगा, राधिका मैं कल सुबह मुंह अंधेरे तुम्हारे पड़ाव में दाखिल होऊंगा और वहीं तुम्हें रुखसत करूंगा। उसके साथ ही ओगर खान और राधिका दोनों मियाँ बीवी हवेली से निकलकर अपने लश्कर की तरफ चले गए थे। अगले रोज दोनों ने अपने लश्कर के साथ अहमद नगर की तरफ कूच कर लिया था।